हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना कृतिका भाग 2 का लास्ट चैप्टर मैं क्यों लिखता हूँ का पार्ट समझने जा रहे हैं कि ये पार्ट क्या है। सबसे पहले समझेंगे इस पार्ट को लिखा किसने। इस पार्ट को अज्ञेय ने लिखा है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय इनको उपाधि दी गई है, इसलिए सब उन्हें अज्ञेय नाम से जानते हैं। इस पार्ट के अंदर क्या है, ये पार्ट जो हमारे राइटर हैं अज्ञेय, वो कहते हैं आखिर मैं क्यों लिखता हूं, मैंने क्यों लिखना शुरू किया या मैं राइटर क्यों बना। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पढ़ा मैं क्यों लिखता हूं। तो अब हम जानेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या शुरू होता है कि राइटर बोलते हैं मैं क्यों लिख रहा हूं। तो सबसे पहले उनकी विवशता की क्या कारण है कि मुझे विवश होना पड़ता है कि मैं लिखूं। तो यहां पर आपको पहला दिखाया गया, लेखक लिखने के लिए विवश है कि उसके मन में जो विचार आते हैं उनको व्यक्त करने का वो सबसे सही माध्यम मानता है कि मैं उनको लिखूं। अपनी लिखने की विवशता पर विचार करके जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्यों लिख रहे हैं। मैंने बोला ना कि जैसे वो लिखना चाहते हैं कि क्यों लिख रहे हैं वो। वह लेखन का संबंध आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन दोनों से मानते हैं। सबसे पहले मानते हैं आंतरिक जीवन से, मानते हुए विभिन्न स्तरों पर विचार करते हैं कि उनसे जुड़े लोगों की विशेषताओं को समझना चाहिए। या आंतरिक मतलब हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। जैसे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो हमारे मन के अंदर हर एक इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, नहीं ये ऐसा इंसान है, वो ऐसा इंसान है। तो यही चीज उन्होंने बताया कि हमने अपने आंतरिक मतलब हमारे अंदर की जो चीजें हैं उनको कैसे, हम किसी को बोल तो नहीं सकते नहीं आप ऐसे लगते हो, नहीं आप ऐसे लिखते हो। तो उन्होंने सबसे अच्छा तरीका उन चीजों को व्यक्त करने का क्या निकाला कि हम अपने आसपास के लोगों, मिलने वाले लोगों की विशेषताएं जो हमारे आंतरिक मन में चल रही हैं उसे हम लिख कर प्रकट कर सकते हैं। ये उन्होंने बेस्ट माध्यम समझा। तो लेकिन लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता, लिखकर ही लिखने की विवशता से मुक्त हुआ जा सकता है और लेखन को समझा और पहचाना जा सकता है। लेखक के अनुसार सभी लेखकों को कृतिकार अथवा स्वप्नकार नहीं कहा जा सकता। जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उलझेंगे कि आखिर लेखक कहना क्या चाहता है। कहते हैं ना कि जब तक हम किसी काम को करें नहीं तो हमें समझ में नहीं आता कि वो काम कितना मजेदार है। जैसे बोलेंगे कि कार चलाना या बाइक चलाने में जो मजा है तो जो लोग चला लेते हैं उन्हीं को मजा आता है। तो सेम वही चीज है, अगर हम अपने मन के विचारों को, शब्दों को ठीक से लिखने बैठे, कोई कविता या पाठ में पिरोने बैठे, तो जो इस चीज को कर लेगा उसको करने में जो मजा आएगा वो कोई और नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज यही की है, लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। मतलब जिसे, जो लेखक है, जो लिखता है, वो जब तक लिखेगा नहीं उसे लिखने का मजा पता नहीं चलेगा। जैसे जो फूडी इंसान होता है, जिसे खाना खाने में बड़ा मजा आता है, तो वो जब तक कोई चीज खा नहीं लेगा उसको मजा नहीं आएगा। सेम वही चीज है, जो लेखक है जब तक वो लिख नहीं लेगा उसे मजा नहीं आएगा। फिर क्या, लेखक ने लिखने की विवशता से मुक्त होने के लिए लिखना ही सही माध्यम समझा। जैसे हम बोलते हैं हम बोरियत दूर करने के लिए, जैसे हम बोर हो रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम कुछ इंजॉय करें, कहीं चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो जैसे आपको बाहर अगर घूमना पसंद है या पिक्चर देखना, जैसे सपोज कुछ लोगों को पिक्चर देखना पसंद है, तो अब वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए क्या करेंगे, विवशता अपनी, मतलब अभी विवशता है, बोरियत को हम किससे रिलेट करेंगे, विवशता से रिलेट करेंगे। तो अपनी विवशता को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे जो इंटरेस्टिंग काम हमें लगता है हम उसकी तरफ चलेंगे। और वो इंटरेस्टिंग काम हमारे लिए क्या है, लेखक के लिए लिखना है। और हमें किसमें मजा आ रहा है, फिल्म देखने में, तो हम फिल्म देखने जाएंगे। तो इसको ऐसे रिलेट कीजिए कि लेखक को लिखने में मजा आता है तो हमें जो काम करने में मजा आता है वैसे ही लेखक को लिखने में मजा आता है। तो यहां अपनी विवशता या बोरियत दूर करने के लिए उसे लिखना बेस्ट माध्यम लगता है। और उन्होंने बोला हर लेखक को कृतिकार या स्वप्नकार होना का जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा ही लेखक हो तभी वो लिखेगा, नहीं। आप कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्ट होगा तभी वो लिखेगा। जब हम लिखना शुरू करते हैं तभी हम धीरे धीरे परफेक्ट होते हैं। जैसे किसी भी काम को हम कैसे करते हैं, कोई भी काम हम जो शुरू करेंगे तो हमसे गलती होंगी और परफेक्ट नहीं होगा। तो हम जैसे जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे हमसे परफेक्ट होता जाएगा। तो वो लास्ट लाइन में यही कहना चाह रहे हैं, लेखक के लिए कृतिकार होना यानी कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में खूब गद्य और काव्य लिख डाले।
वो चाहे तो अपने मन की चीजों को छोटे छोटे छंदों में एक डायरी में भी लिख सकता है। जरूरी नहीं कि काव्य खंड ही लिख डाले या गद्य खंड ही लिख डाले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक रचनाकार आंतरिक दीप चेतना से प्रभावित होकर रचना करता है। कभी कभी बाहरी दबावों से आंतरिक दीप्त होने पर ही रचना लिखी जाती। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने मन के अंदर जो विचार है, लेखक के लिए जो मन के विचार हैं, उन्हें बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका उसे लगता है कि चलो मैं लिख लेता हूं। तो ये आंतरिक दबाव हुआ कि भाई मन के अंदर बहुत उलझन चल रही है, हम लिख लेते हैं तो हमारे अंदर का दबाव कम हो जाएगा। कभी कभी बाहरी दबाव पड़ता है। बाहरी दबाव मतलब आसपास घट रही बहुत सी चीजें होती हैं। कभी क्या होता है, कोई ट्रेंड होता है कि नहीं, बाहर कोई राजनीतिक, जैसे कभी क्या कहते हैं, चुनाव का दौर चलता है तो राजनीतिक परिस्थितियां कभी गर्मा जाती हैं। तो उस दबाव को कम करने के लिए, चारों तरफ हम राजनीतिक परिस्थितियां ही सुन रहे हैं, राजनीतिक बातें ही सुन रहे हैं, तो उस दबाव को कम करने के लिए हमने क्या लिखा, एक राजनीतिक लेख लिख दिया। उसी तरह कहीं दंगे हुए, कहीं झगड़े हुए, या कहीं पर देश से रिलेटेड देशभक्ति, मान लो स्वतंत्रता दिवस के आसपास कभी हुआ, तो वो एक बाहरी दबाव, क्योंकि उस समय मौसम में वो चीज आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड लेख लिख देते हैं। तो ये हमारा बाहरी दबाव है। जो बाहरी परिस्थितियों के दबाव में आकर जो लेख लिखा जाए, जो हमारे आसपास घट रहा है उसके दबाव में आकर जब कोई चीज लिखी जाए तो वो बाहरी दबाव कहलाता है। और आंतरिक दबाव मतलब हमारे मन में बहुत कुछ इकट्ठा हो चुका हो और उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तब वो जो लिखते हैं वो आंतरिक दबाव होता है। तो आपको समझ में आ गया कि आंतरिक दीप चेतना को प्रभावित करने का मतलब अंदर की चीजों को निकालना, बाहरी परिस्थितियां मतलब बाहर उस समय जो घटित हो रहा है उस चीजों को लेख में लिखना, वो हमारे लिए बाहरी दबाव होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रचना के लिए बाहरी दबावों की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात उनके लेखन के दबावों को निर्भरता होती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, जब कुछ घटेगा तभी हम लिखेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बराबर लिखते रहते हैं। तो यहाँ पे बोला लेखक ने क्या है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो रचना के लिए किसी घटना को घट जाने का इंतजार करते हैं कि जब तक घटना घटेगी नहीं हम नहीं लिखेंगे। तो वही चीज उन्होंने बोला कि बहुत से लोग उस दबाव का इंतजार करते हैं। लेखक स्वयं के लिए बाह्य दबाव महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम एक लेखक हैं तो हमारे लिए एक छोटा सा, कहीं हम बिल्ली का बच्चा देख लेंगे तो उस पर भी हम एक जीवनी लिख सकते हैं। तो लेखक, अगर आप एक सच्चे लेखक हो तो आपको बाहरी दबावों की जरूरत नहीं है, आप कोई भी घटना लेकर उसके ऊपर लिख सकते हो। दबावों के होने पर भी उसमें बसा कृतिकार उससे प्रभावित नहीं होता। अगर लेखक के अंदर एक कृतिकार है, सपोज वो बहुत अच्छा लिख लेता है, तो वो बाहरी दबाव का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जो करना चाहता है वो बहुत ही अच्छा करेगा। वह अपनी दिव्य चेतना से ही प्रेरित होकर लिखता है। लेखक के अनुसार कृति का आधार मनुष्य की भीतरी व्यवस्था है। वृत्तिकार होकर भी लेखक के लिए भीतरी व्यवस्था को समझना कठिन है। कहने का यहाँ का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास के दबाव हम पर असर डालें। अगर हम एक सच्चे लेखक हैं तो मन में होने वाली किसी भी एक छोटी सी घटना को भी हम एक कृति का रूप, कृति का मतलब होता है कि एक किताब, एक बहुत बड़ा उपन्यास लिख देना, एक किताब लिख देना, तो वो कृतिकार कहलाता है। तो यहाँ पर लेखक का क्या मतलब हो रहा है कि हम किसी भी छोटी चीज पे भी पूरी किताब लिख सकते हैं अगर आप सच्चा लेखक हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे मन की विवशता है, मेरे अंदर जो चल रहा है मैं उसे एक किताब में पिरो देना चाहता हूं, मैं इसीलिए लिखता हूं। अब उनके आगे अंदर एक और चली, क्या जिस समय ये लिख रहे थे, ये इनका जन्म जो हमारे अज्ञेय जी हैं 1911 के करीबन हुआ। उसके बाद ही हिरोशिमा का अटैक हुआ था, आप सभी को पता है। तो जब इन्होंने हिरोशिमा के बारे में पढ़ा था तो क्या उन्होंने जाना, क्योंकि ये खुद एक साइंस के स्टूडेंट थे, जो अज्ञेय जी थे ये साइंस के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने जब उस बारे में पढ़ा तो बहुत कुछ जानते थे, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और आपके रेडिएशंस के बारे में वो सब चीजें जानते थे। तो जब ये अटैक हुआ तो वो इस सब चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी रखते थे, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान इन चीज़ों के बारे में दिया नहीं। कैसे हिरोशिमा में अणु विस्फोट से उन्हें प्रभावित तो किया, उनसे कुछ लेख भी लिखे, उसके ऊपर छोटे छोटे से लेख भी लिखे, लेकिन क्या हुआ, जब वहां पर उससे पहले क्या होता था,
पूर्वी सीमा पे जो सैनिक थे, ये भी इन्होंने एक बार इनका एक लेख है, उन्होंने इसमें लिखा है कि मछलियां लेने के लिए नदी में या तालाब में वो बम गिरा देते थे। तो बम गिराने से क्या होता था, मछलियां मर के ऊपर आ जाती थी, चाहिए उनको थोड़ी होती थी और वो मार बहुत सारों को देते थे। तो ये चीज भी उनको बहुत प्रभावित करी थी, इस पे भी उन्होंने लेख लिखा था। तो इसी तरीके से जब ये घटना घटी, तो इन्हें हिरोशिमा की घटना घटी, तो इन्हें ये मछलियों वाला भी बहुत अच्छे से याद आया कि कहाँ जरा सी मछलियों के लिए लोग तालाब में पड़ी इतनी सारी मछलियों को मार देते थे। तो युद्ध में उन्होंने ऐसे बहुत से बम फेंके गए, हजारों मछलियां मर गई। जापान में जब हिरोशिमा गिरा तो बहुत लोग काफी वर्षों तक या इवन आज तक उस परमाणु विस्फोट के प्रभाव से प्रभावित है। इतना भयानक विस्फोट था वो। तो उन्होंने उस पर लेख तो लिखा, लेकिन जब ये हिरोशिमा गए तो वहां पर ये ज्यादा समझ पाए। क्या हुआ, एक दिन जब वो हिरोशिमा घूमने गए तो वहां पर सैनिक अस्पताल गए, तो वहां पर तब भी इन्होंने वहां पर प्रभावित बहुत से लोगों को देखा। फिर ऐसे ही घूमते घूमते जब वो वहां पर घूम रहे थे तो क्या उन्होंने सड़क पर चलते हुए एक पत्थर पर रेडियो धर्मिता के प्रभाव को मानव आकृति में मात्र छाया देखी, पीड़ा घनीभूत हो उठी। मतलब क्या था कि एक पत्थर था, बड़ा सा आदमी के आकार का पत्थर, और वहां पे कोई आदमी खड़ा हुआ था और उसी समय विस्फोट हो गया। अब सपोज विस्फोट यहाँ सामने होगा और आदमी ऐसे खड़ा है, तो क्या हुआ, विस्फोट से वो आदमी तो राख हो गया, लेकिन जो रेडिएशन था वो पीछे आदमी की आकृति बनाता हुआ निकल गया। मतलब आसपास से रेडिएशन निकल गया और जितनी जगह आदमी खड़ा था उतनी जगह पर पत्थर पे रेडिएशन का फर्क नहीं हुआ। तो उस जगह जितनी जगह आदमी खड़ा था उतनी जगह आदमी की आकृति बन गई। तब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि यह विस्फोट कितना भयानक था, किस हद तक भयानक था कि आदमी जिस जगह खड़ा था उसके आसपास का पत्थर जल गया और जहां आदमी खड़ा था वहां पर आदमी की आकृति बन गई, उतना पत्थर नहीं जला। क्यों? क्योंकि उस जगह पे वो आदमी जल गया था पत्थर की जगह। तो वहां पर उनको इस समय बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस हुई। तब उन्हें समझ में आया कि हिरोशिमा में आखिर हुआ क्या था। फिर विस्फोट की अनुभूति प्रत्यक्ष हो उठी। हमने बताया ना, जो दर्द, जो तकलीफ जो लोग सालों तक झेलते रहे, वो उस समय जो उन्होंने उस समय न्यूज़पेपर्स में लेखों में पढ़ा था और उन्होंने खुद भी लिखे थे, तब उस पत्थर को देखने के बाद वो दर्द उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में आ गया। संवेदन की कल्पनाशील बनाए रखने और आत्मा के अनुभवों को महसूस कराया। उनकी अनुभूति आंतरिक थी और वो विवश हो उठे। यहाँ कहने का मतलब है वो देखने के बाद उन्होंने अपने लेख बहुत तुच्छ लगने लगे। जो उन्होंने लेख पहले लिखे थे उन्हें लगा कि उन लेखों में तो हमने कुछ ऐसी चीजें व्यक्त ही नहीं करी जितना तकलीफ यहाँ के लोगों ने महसूस किया। तो आज जब वो ये लिखने बैठे कि आखिर मैं क्यों लिखता हूं, तो उन्हें वो चीज याद आ गई कि जिस समय उन्हें वो लिखा था वो बाहरी दबाव के कारण था, लेकिन आज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो मेरा आंतरिक दबाव है। आंतरिक मतलब मेरे अंदर की पीड़ा अब मेरे लेख में निकलेगी। तो जिस समय उस समय उन्होंने पेपरों में पढ़ा था तो वो बाहरी दबाव था क्योंकि वो बाहर से आ रहा था। आज उन्होंने जब खुद देखा प्रत्यक्ष रूप में वहां जाके, तो उनके अंदर के दबाव ने उनको लिखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने इस चीज को अनुभव किया कि वहां पर क्या बीती थी। लेखक अपनी उस भीतरी विवशता से मुक्त हो गया और तटस्थ होकर उसने देखने और समझने की कोशिश करने लगा। मतलब जो भीतर की विवशता थी कि नहीं अब मुझे लिखना ही है, जो था उस विवशता से उसने मुक्त हुआ और उस पीड़ा को समझते हुए लिखा, मजबूरी में नहीं। उन्होंने क्या बोला, अब मैं उस पीड़ा को लिख रहा था, अब उस मजबूरी को नहीं लिख रहा था, अब मैं पीड़ा लिख रहा था कि क्या वहां लोगों ने महसूस किया। लेखक के अनुसार अनुभूति की ज्वलंतता ही लिखने का कारण बनती है, स्थिति या व्यक्ति की प्रत्यक्षता अथवा निकटता नहीं। कहने का यहाँ इस लाइन का मतलब समझिए कि जब हम किसी चीज को पूरी तरह जीते हैं, समझते हैं, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं बनिस्बत कोई हमारे पास बैठा है और जो चीज हमें बता रहा है वो उस चीज को हम ज्यादा महसूस करके नहीं लिख सकते। जो दर्द हमने झेला है, उस दर्द को जो देखा है, समझा है, उसे हम अच्छे से लिख सकते हैं बनिस्बत कोई हमें कोई दर्द को बयां करे तब हम लिखें। तो यहाँ इस पाठ में आपको क्या बताया गया है कि आप आखिर जो लेखक है वो क्यों लिख रहा है, ये चीज वो समझ नहीं पाता
कि मैं क्यों लिखने बैठा हूं, किस लिए। तो तब जब लिखते लिखते उसे हिरोशिमा का जब कांड याद आता है तो उसे ये लगता है कि आखिर ये बाहरी और आंतरिक विवशता जो थी उस पे जो मैंने लिखा है वो उसमें क्या डिफरेंस था। जब हम आंतरिक पीड़ा महसूस करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, और बाहरी जो हमको दबाव मिलता है उसमें हम क्या लिखते हैं। क्योंकि जब हिरोशिमा पे हुआ तब उन्होंने कई लेख लिखे, लेकिन उस समय वो पीड़ा महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो हिरोशिमा गए और उसके बाद उन्होंने जो लिखा वो आंतरिक पीड़ा थी। तो यहाँ पर दो चीजों पे आपको बेहद ध्यान देना है, आंतरिक विवशता और बाहरी दबाव। आंतरिक दबाव, बाहरी दबाव क्या होता है और ये किन परिस्थितियों से पैदा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे कि आप इन्हें किस तरीके से लिखेंगे। ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पहले वीडियो में हम आपको कृतिका भाग 2 के पार्ट 5 में क्यों लिखता है कि पाठ का सार समझा चुके हैं। अब इस वीडियो में हम उसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे कि ये प्रश्न हमें कैसे लिखने हैं और इनमें क्या क्या लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। उन्होंने बोला ना, वो उन्होंने 2 बार लेख लिखा। एक बार लेख तब लिखा जब हिरोशिमा का विस्फोट हुआ और दूसरी बार उन्होंने तब लिखा जब वो हिरोशिमा में थे। तो यहां पर उन्होंने जब पहला लेख लिखा तो उस समय वो क्या था, उन्होंने सिर्फ सुना था उन चीजों को, इसलिए उन पर लेख लिख दिया। और ये क्या था, ये आपका अप्रत्यक्ष था, मतलब उस समय उन्होंने वो देखा नहीं था। फिर जब वो हिरोशिमा गए तो उन्होंने वहां की त्रासदी को प्रत्यक्ष रूप में देखा, यानी सामने देखा। तब उनके जो लेख में जो दर्द और तकलीफ आई, वो सारी चीजों को आपको यहां महसूस करते हुए चीजों को लिखना है। पहले आप लिखेंगे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में क्या चीजें देखी और जो लेख लिखा, फिर अप्रत्यक्ष रूप में जो उन्होंने देखा और जो महसूस किया उसको लिखा। प्रत्यक्ष अनुभव कहता है जो हमारे सामने घटित हुआ, ठीक है, हम सामने। अप्रत्यक्ष जो घटित, जो हमने नहीं देखा। फिर वास्तव में प्रतिकार के साथ घटित नहीं हुआ होता। अनुभव की तुलना में अनुभूति उनके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में मदद करती है। मतलब जब हम उस घटना को देखते हैं तो हमारे अंदर के जो भाव होते हैं वो निकलकर हमारे लेखन में आने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपको महसूस करनी कि जब हम कोई चीज सामने देखते हैं तो उसमें हम क्या दर्द महसूस करते हैं, क्या चीजें महसूस करते हैं और उन्हें हम सही से लिख पाते हैं बनिस्बत अगर हमने उन चीजों के बारे में सिर्फ सुना हो। तो इन चीजों को कंपैरेटिव करके आपको लिखना है, कंपेयर करना है कि आप कैसे लिखोगे। इस क्वेश्चन में दोनों अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों चीजें आपको कंपेयर करके लिखनी है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। देखिए, जब वो हिरोशिमा गए तो वहां पर उन्होंने, जब वो सैनिक अस्पताल गए तो वहां के लोगों को देखा, तड़पते हुए देखा। तब उन्होंने महसूस किया कि हाँ, मैं भी, माना हमको शारीरिक रूप से तकलीफ नहीं हुई लेकिन आंतरिक रूप से हमें इस चीज को लेकर बहुत तकलीफ हुई। तब उन्होंने अपने आप को उसका भोक्ता महसूस किया। और जब वो घूमते हुए उस पत्थर के सामने आए जिस पर उस मनुष्य की आकृति बनी हुई थी, तब उन्होंने महसूस किया कि इस इंसान के ऊपर क्या बीती होगी जो क्षण भर में जलकर मर गया। और इतना ज्यादा रेडिएशन था कि वो वहीं का वहीं खाक हो गया और पत्थर तक जल गया। जिस रेडिएशन से पत्थर जल सकता है, मनुष्य की क्या गत हुई होगी, ये उन्होंने उस पत्थर पे बनी हुई आकृति को अपने सामने देखकर महसूस किया। तो ये 2 परिस्थितियों का वर्णन आप करेंगे, एक तो सैनिक अस्पताल वाला और दूसरा ये पत्थर पे जब उन्होंने मनुष्य की आकृति देखी। तो जब इन्हीं चीजों को आपको अपने शब्दों में पिरोकर करना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए, एक तो पहली बात है कि हमको लिखना है तो पैसे कमाने हैं, आर्थिक विवशता। आंतरिक विवशता मतलब हमारे अंदर इतना भर गया है कि हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो एक लिखने का वो तरीका है। दूसरा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, हम लिखेंगे, लोग पढ़ेंगे तो हम बहुत फेमस हो जाएंगे, एक ये कारण हुआ। फिर संपादक व प्रकाशन का आग्रह प्रेरित करता है। जैसे आप अच्छा लिखते हो तो कोई आपसे कहेगा नहीं आप करो, जैसे कोई होता है ना, कोई लोग खाना अच्छा बनाते हैं, नहीं तुम आज यही चीज बनाओ। तो अगर कोई अच्छा लिखता है तो उसको संपादक, मतलब जो लोग छापते हैं, जो प्रेस होती है, वहां के लोग बोलते हैं कि नहीं आप लिखो। तो यहाँ पर क्या चीजें आपको प्रेरित करती हैं, आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और संपादक एवं प्रकाशन का आग्रह।
अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट समझा और हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित करते हैं। मतलब कोई रचनाकार लिख रहा है तो उसका प्रेरणा स्रोत कहां से आता है, आंतरिक बाह्य। तो दोनों तरीके से आता है। इन्होंने क्या बोला, आंतरिक व्यवस्था रचना करने के लिए प्रेरित करती है, बाहर भी जो चीजें घट रही हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभाव डालती, माना बहुत ज्यादा नहीं डालती, लेकिन अंतर मन में आती है, तभी वही हमें विवश करती हैं कि हमें इन सब चीजों को लिखना है। तो साथ में, परंतु कई बार क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार संपादक भी बोलता है, मतलब जो पत्रिकाओं को छपवाते हैं वो भी आग्रह करते हैं कि नहीं आप इस पर कुछ लिखिए। तो इस तरह मन व्याकुल हो जाता है और लेखक मूल चीजों को लिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन से, हमारे अंतर्मन तो हमारा कर रहा है लिखना, इसके अलावा भी बाह्य दबाव होते हैं। ये बाह्य दबाव क्या होता है, बाहर की परिस्थिति से हम पे ऊपर कौन से दबाव पड़ते हैं। पहला दबाव आर्थिक लाभ की आशंका, मतलब हम पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए हम लिखते हैं, ये बाहरी दबाव है, हमारी जरूरतें हैं, अंतर्मन नहीं कह रहा। सामाजिक परिस्थिति, आसपास ऐसा कुछ घट रहा हो कि वो हम पे दबाव बना रहा है कि हमें लिखना चाहिए। संपादकों का आग्रह, हमने बताया पत्रिका छापने वाले संपादक या प्रकाशक आग्रह करते हैं तब हमें लिखना चाहिए। विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव, मतलब किसी के सामने में अपने आप को बहुत अच्छा बड़ा महसूस कराना चाहते हैं, अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, तब हम लिखने का प्रयास करते हैं। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों के लिए यानी लिखने वाले लोगों के लिए ही होता है या किसी और वर्ग के लिए भी प्रभावित करते हैं, या अन्य क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सिर्फ लेखन से जुड़े ही नहीं, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जो भी माहौल घट रहा है उससे रिलेटेड चित्र बनने लगते हैं। पेपर्स में आप पेपर उठाइए, अगर कोई चीज ट्रेंड में चल रही है तो आपको उससे लिखे बहुत सारे स्लोगन, बहुत सारी पेंटिंग, छोटे छोटे कार्टून्स या कुछ भी, या आप सोशल मीडिया पे जाइए तो उससे रिलेटेड आपको मीम्स, पिक्चर्स, बहुत कुछ सुनने, गाने तक सुनने को मिल जाएंगे। तो मतलब जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं वो सिर्फ लेखन को ही प्रभावित नहीं करती, सभी क्षेत्र के कलाकारों को प्रभावित करती हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से? अभिनेता, मंच कलाकार, नृत्यकार, जो भी हो, वो गाने उस समय के ट्रेंड में आ जाते हैं, इन सबको प्रभावित करती हैं। गायक गायिकाएं जो गाने गा रहे हैं उनके गानों में भी उस समय की सामाजिक परिस्थितियां झलकने लगती हैं। मूर्तिकार, जो पेंटिंग्स, आज जो पहले मूर्तियां बनती थी आज भी बनती हैं, साथ में पेंटिंग जो चित्रकार होते हैं उन पे भी प्रभावित करती है। मूर्तिकार, चित्रकार, उसी समय के ट्रेंड के हिसाब से मूर्तियां और चित्र भी बनने लगते हैं, जो भी उस समय की सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। फिर छठा हमारा क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, ये आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, अंतः और बाह्य कैसे था। बाह्य तो सबसे पहले था जब हिरोशिमा पर बम गिरा, तब वो बाह्य दबाव था, क्योंकि उन्होंने ये चीजें सुनी थी तो उनको ये महसूस हुआ कि चलो हम लिख लेते हैं, हमको भी थोड़ी प्रसिद्धि मिल जाएगी, हमारी थोड़ी इनकम हो जाएगी। उन्होंने ये चीजें उस समय बाहरी दबाव में आकर लिखी, या संपादक ने आग्रह किया तो उस समय वो सिचुएशन की डिमांड थी कि हिरोशिमा पे कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि अभी बम विस्फोट हुआ है वहां पर। फिर आंतरिक दबाव कब हुआ? जब वो हिरोशिमा पर गए और वहां की परिस्थिति को देखा तो वो बहुत विचलित हो गए, तब वो आंतरिक दबाव था, तब उन्होंने उसको व्यक्त करने के लिए लेख लिखा। तो हम दोनों परिस्थितियों को व्यक्त करेंगे। पहला, जब हिरोशिमा पर गिरा तब उनका बाह्य दबाव था, और आंतरिक दबाव जब वो हिरोशिमा घूमने के लिए गए तो और वहां की चीजों को देखा, तब वो उनका आंतरिक दबाव था। आंतरिक दबाव क्यों था? क्योंकि उस समय वहां की परिस्थितियां देखकर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, इसलिए वो आंतरिक दबाव था। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां हो रहा है? हम सब मानते हैं परमाणु विस्फोट बहुत भयानक था। अब आज के समय में भी विज्ञान के बहुत से दुरुपयोग हो रहे हैं जो आने वाले समय में हमको नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि हम विज्ञान ने हमको यात्रा के बहुत सुगम साधन दिए हैं, इसमें हवाई जहाज, गाड़ियां आदि हैं, इनका निर्माण। तो ये क्या कर रहे हैं? वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो एक तो ये हुआ हमारा। दूसरा, इस विज्ञान के देन के द्वारा आज हम
अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर मानव अंगों का व्यापार तक होने लगा है। मतलब विज्ञान ने हमें क्या बोला कि किसको जरूरत है, जैसे कोई आदमी मर जाता है, आप आंखें दान कर देता है, किसी को हार्ट की जरूरत है तो मर गया तो उसने हार्ट दान कर दिया, लेकिन लोग अब उसे लालच के तौर पे क्या कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती पकड़ते हैं, मारते हैं और उनके अंग निकाल लेते हैं और उसका व्यापार कर रहे हैं। तो ये अवैधानिक है। फिर विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं होने लगी हैं। विज्ञान से ये जान लेते हैं कि माँ के गर्भ में लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का है तो उसे जीवित रखते हैं, लड़की है तो उसे गर्भ में ही मार देते हैं। एक ये भी इसका विज्ञान का दुरुपयोग है। फिर नेक्स्ट क्या है, विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए। कीटनाशक आप बता ना, कीटनाशक हम लोग ने खेतों में कीड़ों को भगाने के लिए कीटनाशक डालते हैं, लोग अब उसको पी के आत्महत्या कर लेते हैं, ये दुरुपयोग है। फिर विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ये उसके मानव के कार्यों को, बोझ को कम करने के लिए हमारे लिए बहुत काम इजी कर दिया है। पहले पेपर वर्क बहुत होता था, अब उतना वर्क नहीं होता और हमारा बहुत सारा काम कंप्यूटर की वजह से इजी हुआ। लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे शुरू हुआ, वायरस और साइबर क्राइम को जन्म दिया। इस कितने सारे क्राइम आप लोग जानते हैं जो साइबर क्राइम इंटरनेट के थ्रू होते हैं। तो अब वो लोगों के खातों से पैसे गायब हो जाते हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है। तो ये बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से। आज हर देश में परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा हुआ है, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे खतरनाक है। अगर हर देश के पास परमाणु हथियार होंगे और भविष्य में कभी युद्ध हुआ तो सोचिए एक परमाणु बम कितना ज्यादा घातक होगा। तो ये सारे जो भी आप सोच सकते हैं, विज्ञान ने जो आविष्कार किए हैं और भविष्य के लिए या अभी प्रेजेंट समय में भी जो नुकसानदेह, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं। अब सपोज आप चाहते हैं कि विज्ञान का दुरुपयोग ना हो, तो आप इसको कैसे करेंगे। अभी तो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि विज्ञान के जो आविष्कार हुए उससे क्या क्या दुरुपयोग हो रहे हैं। अब वो बताया जा रहा है कि अगर उन दुरुपयोग को आप रोकना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे। उसके लिए विज्ञान से बनाए हथियारों को यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए और मनुष्य के विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। हमने बनाया है बम, ठीक है, लेकिन वो मानवता के विकास में हमें इस्तेमाल करना है, ना कि उनके विनाश में। एक बम गिरेगा तो बहुत सारे लोग मरेंगे, लेकिन जो हमने रेडिएशन खोजा है वो बहुत सारे इलाजों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां बहुत जगह इलाज किया जाता है उन सारी चीजों का। तो हमें वो रेडिएशन बम बनाने में नहीं, लोगों के इलाज में लगाना है। फिर नेक्स्ट आता है, प्रदूषण के प्रति जनता को जागरूक करना है। विज्ञान ने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, तो हमें साथ में ये करना है कि उन सब चीजों का जितना कम जरूरत पड़ना हो उतना ही हम इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। फिर नेक्स्ट है, टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाजोपयोगी कार्यक्रमों का, मतलब टीवी है, हमें बहुत चीजें जानकारी देगी, बहुत सी खराब चीजें भी आती हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए। तो उन सारे कार्यक्रमों को हमें बहिष्कार करना है और जो हमें अच्छी शिक्षा दें हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा दिए। ये पार्ट आपको ये समझाता है कि आपके मन में चल रही चीजें आपके लिए किस हद तक कारगर है। तो आप ये पार्ट आई होप आपको समझ में होगा। इस तरह हम अपने कृतिका भाग 2 के 5 चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इससे रिगार्डिंग आपको कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिर्फ क्लास 10th ही नहीं, क्लास 4th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो वो आप हमारे वेबसाइट magnetbrain.com पे सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल भी आप सर्च कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।